नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं दिव्यांश निशीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे चल रहा है आप लोग का अपना बीएड का सिलेबस एंड बीएड की पढ़ाई। आई होप हर चीज़ आप लोग की अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग अच्छे से होंगे, राइट। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी आज बात करेंगे अपने सेशन की। जो हमारे प्रीवियस सेशंस हुए वो एक दो सेशंस में हम लोगों ने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले सेशन में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और उसकी मीमांसाओं का विश्लेषण किया। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध दर्शन के या बौद्ध धर्म के हम लोगों ने सिद्धांतों को देखा, ठीक है। नाउ आज के वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं ये आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म एवं शिक्षा या बौद्ध दर्शन एवं शिक्षा, राइट। धर्म तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब धर्म के अनुसार दर्शन क्या था और उसके अनुसार शिक्षा क्या थी आज उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड एजुकेशन आज हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कुछ हम इन 8 पॉइंट्स को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने हैं। देन आफ्टर हमें पाठ्य चर्चा यानी पाठ्यक्रम या करिकुलम जिसे कहते हैं। देन आफ्टर टीचिंग मेथड्स, राइट। फिर कंसेप्शन ऑफ टीचर यानी शिक्षक की अवधारणा क्या थी, फिर शिक्षार्थी की अवधारणा क्या थी, फिर विद्यालयों की अवधारणा कैसी थी इस दर्शन के समय, ठीक है। और अनुशासन यानी डिसिप्लिन की अवधारणा क्या थी। एंड द लास्ट दैट इज मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि इस दर्शन या इस धर्म की क्या क्या मेरिट्स थी एंड क्या क्या डेमेरिट्स थी, राइट। चलिए, तो इसी के साथ आप शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से अपने रिवीजन को फॉलो कर रहे होंगे एंड वीडियोस को अगर वाकई में देख रहे हो यार और मज़ा आ रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए एंड मैक्सिमम इसको शेयर करिए अपने कॉन्टैक्ट्स में, जिससे इसका बेनिफिट और स्टूडेंट्स को भी मिल सके, ठीक है ना। एंड जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपने सेशन की। तो गाइज, जब हम यहाँ पर बात करते हैं अब बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड एजुकेशन की यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा की, तो सीधी सी चीज है, पहले तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध, ठीक है ना। तो जो शिक्षा रखी गई है इस दर्शन के अंतर्गत वो भी उन्हीं के कहे हुए वचनों, उपदेशों और सिद्धांतों के आधार पर रखी गई है, ठीक है ना। यहां पर बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई भाई? किस चीज पे उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया? तो जाहिर सी बात है उन्होंने निर्वाण प्राप्ति पर सबसे ज्यादा जोर दिया, ठीक बात है ना। उनका ये कहना था भगवान बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का कि इस संसार में जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी, वो सब दुख ही दुख है ना। सर्व दुखम दुखम, ठीक है ना। या इसको हम ये भी समझ सकते हैं कि सब जगह पर इस दुनिया में, संसार में जो भी कुछ चीजें वो सारी की सारी क्या है? वो सब दुख है, यानी हर एक चीज में दुख है। तो उस दुख से दूर होने के लिए आपको किस मार्ग पर जाने की आवश्यकता है? दैट इज निर्वाण। निर्वाण माने क्या होता है? यस, मोक्ष। ध्यान आ रहा है ना। यानी जब हम लोगों ने वेदांत दर्शन पढ़ा था तो वहां पे इसको क्या बोला गया था? किस चीज की प्रधानता थी? वहां पर ब्रह्म की प्रधानता थी, ब्रह्म की अवधारणा, राइट। जब हम लोगों ने जैन दर्शन को पढ़ा तो जैन दर्शन में किसकी प्रधानता थी? वहां पर कैवल्य की प्रधानता थी। याद आ रहा है ना, कैवलेन कहलाते थे जो कैवल्य प्राप्ति हो जाती थी जिनको, राइट। ओके, इसी तरीके से जब बौद्ध धर्म की या बौद्ध दर्शन की बात आती है तो वहां पर उसी मोक्ष को नाम इन्होंने दे दिया निर्वाण, ठीक है ना। तो इनका महात्मा बुद्ध का यह कहना था कि इस संसार में चूंकि हर चीज दुखमय है तो इसलिए उस दुखमय चीजों से दूर होके अगर एक संतुष्टि प्राप्त करनी है जीवन को लेके तो वहां पर आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, निर्वाण प्राप्ति करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इसके लिए उन्होंने बताया कि शिक्षा एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है निर्वाण प्राप्ति के लिए, ठीक बात है। तो चूंकि वहां पर इन्होंने ये जोर दिया कि ये अविद्या के कारण इस संसार में मनुष्य सांसारिक चीजों में फंसा रहता है, उसको अगर शिक्षित किया जाए अच्छी तरीके से, उसको प्रॉपर सारी चीजें समझाई जाए, दिखाई जाए, तो वो निर्वाण प्राप्ति की तरफ बढ़ सकता है या उस तरफ बढ़ने को प्रेरित हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर निर्वाण प्राप्ति आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ यहां पर इन्होंने व्यावहारिक पक्ष, ठीक है, व्यावहारिक पक्ष को भी जोर दिया, क्योंकि वही वाली चीज जैसे हम लोगों ने जब जैन दर्शन पढ़ा था उसकी भी बात करी थी कि हर व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष प्राप्ति कर ही ले या उसका इंटरेस्ट हो उसमें, ठीक है ना। जो व्यक्ति अपनी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे चला जाएगा, ठीक है ना, अपने जीवन को लोक कल्याण के लिए सर्वस्व अपना समर्पित कर देगा, ठीक है, या वही व्यक्ति गृहस्थ जीवन की तरफ यानी पारिवारिक जीवन की तरफ, सांसारिक जीवन की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने भी इन दोनों चीजों पर बराबर बल दिया
इनका कहना था कि जो निर्वाण प्राप्ति करना चाहता है, जो संसारिक दुखों या मोह माया से दूर हटना चाहता है, उसके लिए निर्वाण का मार्ग है, और जो सांसारिक दुनिया में रहना चाहता है यानी एक गृहस्थ जीवन को जीना चाहता है, उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए, और उसकी इन्होंने एक उचित व्यवस्था करी। ठीक है ना, इसको तो हालांकि अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहां पर जो एजुकेशन थी, उस एजुकेशन को बेसिकली उसका आधार क्या था, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए जो भी उनके उपदेश, उनके वचन या जो भी उनके सिद्धांत थे, वो यहाँ पर शिक्षा का बेसिक आधार थे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया इस दुनिया में सारी चीजें, सब में दुख ही दुख है, उस दुख से बचने के लिए या उस दुख से दूर होने के लिए आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो जो निर्वाण प्राप्ति के लिए चले गए, उनके लिए शिक्षा की एक प्रणाली या पद्धति निर्वाण प्राप्ति की थी, और जो सांसारिक दुनिया में रहना चाहते थे यानी गृहस्थ जीवन में, उनके लिए व्यवहारिक जीवन के सुखद बनाने के लिए भी इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था करी। ठीक है ना, चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली एजुकेशन को तो समझ लिया थोड़ा सा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्यों की। तो गाइस, जब यहां पर बात आती है शिक्षा के उद्देश्यों की, तो मैं थोड़ा सा स्पेस क्लियर कर लूं जिससे मैं आपको ये चीज बेहतर बता पाऊं, बेहतर समझा पाऊं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब यहां पर बात आती है शिक्षा के उद्देश्यों की, तो उद्देश्यों के लिए यहां पर इन्होंने उद्देश्यों को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब आपको समझ में आएगा। एक आ गया व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है, और एक आ गया सामाजिक उद्देश्य। ठीक बात है ना। अब कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए, व्यक्तिगत उद्देश्य क्या हो सकता है। व्यक्तिगत उद्देश्य में शारीरिक निर्माण, ठीक है ना, ये इनका एक मुख्य उद्देश्य। सेकंड अगर हम बात करें मानसिक, ठीक है ना, राइट, यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और थर्ड की अगर हम बात करें दैट इज चारित्रिक निर्माण, ठीक है ना, यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट। चौथे की अगर हम बात करें दैट इज आध्यात्मिक निर्माण, ठीक है ना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसी के साथ अगर हम बात करें अगले की, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि ये जो बौद्ध धर्म है, इसने करुणा और दया पर बहुत ज्यादा बल दिया है हर एक इंडिविजुअल के लिए, कि जो भी बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करता है या बुद्धिस्ट एजुकेशन या बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर करुणा और दया का भाव कूट कूट कर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये भी व्यक्तिगत उद्देश्य की ही कैटेगरी में आता है शिक्षा के, राइट। और अगर मैं एक और बात कर लूं, तो यहां हम कह सकते हैं, चूंकि आध्यात्मिक की बात कर ली है, तो यहां पर मोक्ष प्राप्ति, ठीक, या जिसको हम कह सकते हैं निर्वाण प्राप्ति भी शिक्षा का यहां पर मुख्य उद्देश्य है। एनी डाउट्स गाइस? तो हम लोग बेसिकली व्यक्तिगत उद्देश्यों में इतनी चीज समझ सकते हैं, और इनको डिस्कस करने की आई डोंट थिंक कि इसको ऐसी कोई जरूरत है जो चीजें आप लोग को नहीं पता है, राइट। शारीरिक पता है हम लोगों को, फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, राइट, चारित्रिक यानी कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये सारी बेसिकली यहाँ पर शिक्षाओं के उद्देश्य हैं। ठीक है, इनको आप अपनी लैंग्वेज में बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सामाजिक उद्देश्यों की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ सामाजिक पक्ष में क्या क्या आ जाएगा। सामाजिक उद्देश्यों में देखिए, अगर मैं सबसे पहली बात करूं, तो सामाजिक उद्देश्य में एक तो आ जाता है व्यावसायिक उद्देश्य, ठीक है ना, यानी प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। बिल्कुल वही बात जैसे अभी हम लोगों ने बात करी, पहला तो निर्वाण प्राप्ति हो सकता है किसी मानव जीवन का उद्देश्य, या सांसारिक जीवन, ठीक है ना। तो निर्वाण प्राप्ति अगर आपने कर ली, तब तो आपको आध्यात्मिक शिक्षा लेनी है, ठीक, राइट, वो आपके पर्सनल अपने व्यक्तिगत आपका डिसीजन है, राइट। उसके साथ में आप चल के समाज का कल्याण करते हो, वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल जो प्राइमरी उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव है, वो तो वहां पर व्यक्तिगत। पर जब हम व्यावसायिक की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इंसान सांसारिक जीवन को प्राथमिकता देता है, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसको सांसारिक जीवन में कदम रखना है, तो वहां पर उसको अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए कुछ तो जीविकोपार्जन भी चाहिए भाई, कुछ उसको अर्निंग्स करनी पड़ेंगी ना, तभी ना वो अपना जीवन जी पाएगा। तो उसके लिए उसको व्यावसायिक शिक्षा देना, यस, ये भी यहां पर शिक्षा का एक प्रमुख सामाजिक उद्देश्य है। ठीक, दूसरे की अगर हम बात करें, तो संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्रसार, ठीक है, यह भी एक सामाजिक उद्देश्य है इस बौद्ध धर्म के या बौद्ध दर्शन के अनुसार शिक्षा का, राइट। क्या, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना, ठीक है ना, अपनी संस्कृति हमारी जनरेशन बाय जनरेशन, हर जनरेशन को ट्रांसफर करना, जिससे हमारी जो संस्कृति, हमारा कल्चर है, वो सेफ रहे और वो निरंतर अपना चलता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी हमारी संस्कृति विलुप्त ना होने पाए, ठीक है ना।
सेकंड अगर हम बात करें तो उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी, यस। तो ये जो बुद्धिस्ट होते थे ना, यानी जो इनमें मॉन्क्स होते थे, यानी साधु सन्यासी, राइट, तो ये सब क्या करते थे, सब अपने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घूमा करते थे, जाया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, राइट। तो इस तरीके से आपको अपनी संस्कृति का संरक्षण भी करना है और साथ ही साथ उसका प्रचार प्रसार भी करना है, ठीक है ना। और जब यहां पर दो बातों की हमने बात कर ली तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ओवरऑल सर्वांगीण यानी सभी पक्षों के विकास की बात करता है, ठीक बात है। यानी जब हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उद्देश्यों की, तो यहां पर हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के उद्देश्य हो गए, एक हो गया व्यक्तिगत, एक हो गया सामाजिक। व्यक्तिगत में एक किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड, उसको अपने आप को शिक्षित करने से संबंधित, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। वो सारे एस्पेक्ट्स मैंने यहां लिख रखे हैं कि शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, करुणा और दया का भाव उसमें होना चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति, राइट। और जैसे ही हम सामाजिक की बात करते हैं तो व्यावसायिक, पहला तो सामाजिक उद्देश्य व्यावसायिक होना हो गया, राइट। सेकंड हो गया संस्कृति का संरक्षण और प्रचार प्रसार, और तीसरे की अगर हम बात कर ले तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सभी पक्षों में किस तरीके से शिक्षा को यूज किया जा सकता है, ये सारे बेसिकली उद्देश्य हैं किसके, बुद्धिस्ट फिलॉसफी के हिसाब से एजुकेशन के, राइट। तो उम्मीद है ये आपको उद्देश्य क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे, ठीक है ना गाइज। चलिए नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पाठ्यक्रम। तो गाइज जब यहां पर हम बात कर लेते हैं इसके करिकुलम की, ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज तो अभी हम लोगों ने जान ली क्या, कि यहां पर शिक्षा बेसिकली दो क्षेत्रों के लिए दी जाती थी ना। पहला हमने बात करी थी किसकी, एक तो बात कर ली थी लौकिक, लौकिक मतलब समझ रहे हो ना आप, सांसारिक, राइट, इस समाज से संबंधित। दूसरी हो गई थी कौन सी, आध्यात्मिक, राइट, आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या होता था, निर्वाण प्राप्ति, राइट। तो बेसिकली यहां पर जब दो प्रकार की शिक्षाओं का विधान था तो इसका करिकुलम यानी इसका जो पाठ्य चर्चा या पाठ्यक्रम है वो भी तो दो प्रकार से ही निर्धारित होगा, बिल्कुल। तो यहां पर बेसिकली लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की पाठ्य चर्चाओं का डिस्कशन किया गया है डिटेल में, और साथ ही साथ यहां पर इन्होंने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति जिस प्रकार की शिक्षा लेना चाहे उसके लिए वहां पर उचित शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध है, ठीक है ना। तो ये तो खैर मैंने आपको ये बता दिया अभी कि इन दोनों के हिसाब से है। अब यहां पर जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के हिसाब से शिक्षा की, तो यहां पर शिक्षा के दो भाग होते हैं, ठीक। पहला होता है प्राथमिक शिक्षा, इसको समराइज वे में डिस्कस करेंगे, और दूसरा आ जाता है दैट इज उच्च शिक्षा, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की जब बात आती है तो आप बस कुछ एक बातें ध्यान में रखिए। पहली चीज प्राथमिक शिक्षा की, कि इसके लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है क्या, जो आयु सीमा है, ठीक, वो 6 वर्ष की होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षा के लिए, राइट। और साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षा की अवधि है, राइट, वो अवधि 6 वर्ष की होगी, ठीक बात है ना, बात समझ पा रहे हो। यानी जो उसके लिए आयु सीमा है वो 6 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और साथ ही साथ जो उसकी अवधि है प्राथमिक शिक्षा की वो 6 वर्ष इन्होंने निर्धारित की, ठीक है। अब इस प्राथमिक शिक्षा में देते क्या थे, क्या सिखाते थे, तो वही सारी चीजें, पढ़ना, लिखना, गिनना, ठीक है, जो भी बोलचाल की भाषाएं हैं उनका ज्ञान कराना, ठीक है ना। ये बेसिकली जो प्राथमिक शिक्षा होती थी उसके अंतर्गत आता था। अब जब बात होती है उच्च शिक्षा की यानी हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में जाहिर सी बात है कि फिर वहां पर धर्म से रिलेटेड चीजें शुरू होती हैं। तो बात समझ पा रहे हो आप, ये जो प्राथमिक शिक्षा है ये बेसिकली किसी भी धर्म या जाति का कोई भी व्यक्ति ले सकता था, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। लेकिन जैसे ही बात आती है उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा जब शुरू होती है तो वो चूंकि बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध धर्म के लिए है, उसके लिए उस धर्म में प्रवेश करना, उस धर्म को अपनाना आवश्यक होता था, ठीक है ना। तो अब जब बात आती है उच्च शिक्षा की, तो उच्च शिक्षा में क्या हो गया, उच्च शिक्षा में बौद्ध धर्म से रिलेटेड उस धर्म के बारे में या उस धर्म के साहित्य के बारे में, समझ पा रहे हो आप, किसी अन्य धर्मों या दर्शनों से, जैसे वैदिक दर्शन से इसका जो तुलनात्मक अध्ययन है ये सब इसमें कराया जाता था। साथ ही साथ ज्योतिष, शल्य विज्ञान हो गया, ठीक है ना, राजनीति हो गई, भगवान बुद्ध के उपदेशों का ज्ञान हो गया, राइट, उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी देना हो गया, ठीक है ना, अपनी धार्मिक संस्कृति को किस तरीके से संरक्षित रखा जाए, इसका प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीजें आती थी उच्च शिक्षा में। और इन्हीं सारी चीजों के माध्यम से किसकी, निर्वाण प्राप्ति, जो मैंने आपको भी यहां पर बताया, उच्च शिक्षा के ही माध्यम से निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर जो भी वहां पर शिक्षार्थी होते थे उनको आगे बढ़ाया जाता था, राइट। तो ये बेसिकली यहां पर
दो प्रकार की शिक्षा, यानी बौद्ध धर्म में जब एजुकेशन की बात हुई तो यहाँ शिक्षा में यानी एजुकेशन में उसके करिकुलम में बेसिकली दो टाइप के करिकुलम है। कौन कौन से? लौकिक हो गया, एक हो गया व्यवहारिक, राइट, यानी सांसारिक। और इसमें जब शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात करी गई तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो प्राथमिक शिक्षा आ गई और दूसरी आ गई उच्च शिक्षा। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब चूंकि यहां पर बात हो रही है इसकी शिक्षा के पाठ्यक्रम की, तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि यहां पर बेसिकली इन्होंने 5 प्रकार की विद्याओं पर भी जोर दिया। जो भी इनकी शिक्षा प्रणाली थी, वो 5 प्रकार की विद्याएं क्या थी, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूं। पहला हो गया शब्द विद्या, दूसरा हो गया तर्क विद्या, तीसरा हो गया अध्यात्म विद्या, चौथा हो गया शिल्प ज्ञान विद्या और पांचवा हो गया चिकित्सा विद्या। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरीके से यहां पर पांचों प्रकार की विद्याओं की हमने बात करी, अब इनको थोड़ा सा फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। शब्द विद्या, जिस तरीके से आप समझ सकते हो, इसके थ्रू क्या? शब्दों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, राइट। तो ये आता था बेसिकली शब्द विद्या के अंतर्गत। तर्क विद्या की बात करी जाए तो मतलब तर्क शास्त्र का अध्ययन किया जाता था, यानी तर्कों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, राइट, लॉजिक्स पे। ऐसे ही अगले की बात करें अध्यात्म विद्या, तो अध्यात्म विद्या में वही चीज कि बौद्ध धर्म से संबंधित धर्म की चीजों को सिखाया जाता था, राइट। अन्य धर्मों या अन्य दर्शनों से उसका जो तुलनात्मक अध्ययन होता था वो कराया जाता था। धर्म के उपदेश, भगवान बुद्ध के जो भी उपदेश होते थे, उनके सिद्धांत होते थे, वो सारे बेसिकली आध्यात्मिक विद्या के अंतर्गत आते थे, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज शिल्प ज्ञान, यानी शिल्प ज्ञान में अलग अलग उद्योग या जो शिल्प कलाएं होती थी उनके बारे में जानकारी दी जाती थी, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट दैट इज चिकित्सा विद्या। चिकित्सा विद्या में बेसिकली चिकित्सा विज्ञान के बारे में समझाया जाता था, पढ़ाया जाता था, जिसमें शरीर से संबंधित समस्त सारी जो भी चीजें हैं उनके बारे में डिटेल से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया जाता था। तो बेसिकली हम लोगों ने जब करिकुलम की बात करी तो करिकुलम में हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर दो प्रकार की शिक्षा थी। कौन कौन सी? प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। देन आफ्टर यहाँ 5 प्रकार की शिक्षाओं यानी विद्याओं की बात भी की गई है कि जो शिक्षा होती थी उसमें 5 प्रकार की विद्याएं दी जाती थी। कौन कौन सी? शब्द विद्या, तर्क विद्या, अध्यात्म विद्या, शिल्प विद्या और चिकित्सा विद्या, राइट। तो आई होप इतनी चीजें आप लोग की क्लियर हो रही होंगी। नाउ द नेक्स्ट दैट इज टीचिंग मेथड्स, यानी शिक्षण विधियां। सो दोस्तों, जब हम यहाँ पर टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं यानी शिक्षण विधियों की, ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली 2 प्रकार की शिक्षण विधियां जिसमें कैटेगराइज किया गया है, वो कौन कौन सी वो आपको मैं बता देता हूं। पहला होता है व्यक्तिगत शिक्षण विधियां, ठीक है। इसके अंतर्गत आती हैं 2 प्रकार की विधियां। पहली हो गई चिंतन मनन विधि, ठीक है ना, और दूसरी आ गई स्वाध्याय विधि। तो अब दोस्तों ध्यान करिए, ये जो विधियां लिखी हैं ये विधियों को मैं आपको समझा भी चुका हूं पिछले कुछ वीडियोस में। हालांकि इसमें कुछ बहुत सोचने वाला ऐसा नहीं है ना, बहुत डिफिकल्ट है। चिंतन मनन का मतलब वही हो गया जो भी चीजें उन्होंने अपने गुरुओं से सीखी या समझी या पढ़ी उनके बारे में सोच विचार करके खुद से उन चीजों को क्लियर करना, राइट, वो शिक्षा प्राप्त करना। तो इस तरीके से एक ये भी शिक्षण विधि है। नेक्स्ट है दैट इज स्वाध्याय। स्वाध्याय को आप याद करिए, मैंने आपको बताया था जब जैन दर्शन की विधियों में मैंने आपसे बात करी थी वहां पर भी स्वाध्याय की बात हुई थी कि स्व अध्ययन यानी खुद से पढ़ना, राइट, खुद से पढ़ना, और जहां पर कोई दिक्कतें आती हैं तो उनसे अपने गुरुओं को क्लियर करना, अपने डाउट्स को, राइट। तो ये बेसिकली आ गया स्वाध्याय में। अगले जब हम बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है सामूहिक शिक्षण विधियां। अब सामूहिक में देखिए क्या क्या आता है। चर्चा विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, और द लास्ट वन दैट इज व्याख्यान विधि। ठीक बात है ना। तो अब इन 4 प्रकार की विधियां हैं, इन 4 प्रकार विधियों को भी हम लोग एक फटाफट देख लेते हैं। क्या हुआ? चर्चा विधि समझ सकते हैं आप ना, डिस्कशन मेथड, राइट, आपस में डिस्कशन करके स्टूडेंट्स यहां पर सीखते थे, ठीक है। जब बात आती व्याख्या की, तो व्याख्या का मतलब हो गया एक टीचर है वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को या सब्जेक्ट को वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स के सामने, और वहां पर जो भी स्टूडेंट्स के उस टॉपिक रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, जहां पर भी उनको कोई समस्या होती है वो अपने टीचर से पूछ के उसको क्लियर कर लेते हैं। ये हो गया बेसिकली व्याख्या विधि, राइट। नाउ द नेक्स्ट दैट इज प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर मेथड। तो क्वेश्चन आंसर मेथड आप जानते हैं कि यहां पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करके सीखते थे, राइट। जहां पर टीचर को कुछ पूछना है बच्चों से वो पूछ लिया, बच्चों को कुछ पूछना है टीचर से उसने पूछ लिया। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर मेथड है। और द लास्ट दैट इज व्याख्यान। तो व्याख्यान व्याख्या से थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। व्याख्यान क्या हो गया? टीचर के द्वारा दिया गया कोई भी लेक्चर, राइट, उस लेक्चर को अपनी योग्यता अनुसार समझना, ये बेसिकली हो गया व्याख्यान।
यहां पर जैसे व्याख्या में क्या होता था, स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट्स होते थे वो डाउट्स टीचर से पूछ सकता था, बट यहां पर वो पूछ नहीं सकता है, राइट। यहां पर बस उसने वो लेक्चर लेना है। जैसे आप मान लो ऑनलाइन ही की अगर बात करें तो अभी जो आप यूट्यूब पे मेरा लेक्चर देख रहे हो ऑनलाइन है, राइट। आप मेरे से कुछ पूछ तो सकते नहीं हो, मैं जो चीजें आपको समझा रहा हूं जरूरी नहीं एज इट इज आप ले लो, इसको आप अपनी लैंग्वेज में जितना भी समझ के और निचोड़ के आप लिखोगे वो हो जाएगा बेसिकली व्याख्यान विधि, राइट। तो बस इस तरीके से हम लोग व्याख्यान विधि को भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर शिक्षण विधियों की जब हम लोगों ने बात करी तो काफी इंटरेस्टिंग विधियां हैं और शिक्षण विधियों के हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शिक्षक की अवधारणा यानी कंसेप्शन ऑफ टीचर। तो दोस्तों इसको भी जब समझते हैं तो हम लोग यहां पर शिक्षक की अवधारणा को, अब देखिए बहुत सिंपल है, जैसा हम लोगों ने अभी बात करी थी जैन धर्म में, राइट, यानी जैन दर्शन के अनुसार शिक्षक की, तो वहां पर दो कैटेगरीज थी ना। पहला क्या था, पहला था आचार्य और दूसरा था उपाध्याय। कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आपको जैन दर्शन का नाम ले रहा हूं, लेकिन वहां पर और यहां पर दोनों ही जगह सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। वहां पर भी आचार्य उपाध्याय हुआ करते थे, यहां पर भी आचार्य और उपाध्याय हुआ करते थे। आचार्य का मतलब सीधे से हम लगा सकते हैं आचरण, ठीक है ना, आचरण युक्त या जो आचरण की शिक्षा देता हो। उपाध्याय की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने इसको वहां पर समझाया था कि अपनी आज की जो हमारा सोसाइटी है, उस सोसाइटी में अगर हम किसी भी स्कूल को देखते हैं तो स्कूल में बेसिकली क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है और उसके साथ बहुत सारा टीचिंग स्टाफ होता है, राइट। प्रिंसिपल के पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसके पास अपने मल्टीपल स्किल्स होते हैं। उसके पास खाली टीचिंग स्किल नहीं होता है, टीचिंग तो होता ही होता है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन स्किल भी उसके पास होता है। वो चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर सकता है, राइट, उनको एडमिनिस्ट्रेट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहां पर आचार्य वही प्रिंसिपल होता था कि मतलब ये आचार्य बेसिकली धर्म की शिक्षा तो देता ही था, इसके पास धर्म की शिक्षा तो होती ही होती थी। साथ में जब उपाध्याय की हम बात करते हैं तो जैसे और टीचिंग स्टाफ होता है ना स्कूल्स में, तो टीचिंग स्टाफ क्या होता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। ऐसे ही उपाध्याय भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए होते थे, यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग उपाध्याय, राइट, सब्जेक्ट टीचर्स। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ये तो मैंने आपको सीधे सीधे बता दिया कि यहां पर शिक्षक में बेसिकली दो कैटेगरीज थी, एक हो गए आचार्य, एक हो गए उपाध्याय, राइट। अब इनको बनाने के लिए यानी इनको नियुक्त करने के लिए जो इनकी एलिजिबिलिटी थी वो क्या थी, वो देख लेते हैं। जब हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक, एलिजिबिलिटी का मतलब योग्यता, राइट। तो जब योग्यता की बात की जाती है दोस्तों, तो योग्यता में पहली चीज तो बोली गई कि चाहे आचार्य हो चाहे उपाध्याय हो, इनको बौद्ध धर्म के चारों आर्य सत्यों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 2, ये दोनों ही अष्टांगिक मार्ग के आधार पर जीवन व्यतीत करते हो। बात समझ रहे हो आप, यहां पर आचार्य और उपाध्याय के लिए जो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे यानी जो योग्यता होनी चाहिए थे मिनिमम, वो ये थी कि चारों आर्य सत्यों का ज्ञान होना चाहिए और अष्टांगिक मार्ग पर जीवन व्यतीत करने वाला होना चाहिए, यानी उसने अपने जीवन में धारण कर लिए हो वो अष्टांगिक मार्ग, ठीक है। ये तो थी योग्यता। अब जब आचार्य उपाध्याय की बात है, ये मैंने आपको बता दिया, आचार्य क्या हो गया, धर्म की आचरण की शिक्षा देने वाला। तो बेसिकली कहने का सेंस ये है कि जो उपाध्याय है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए वो अपना स्पेशलिस्ट होता था। आचार्य के पास सब्जेक्ट्स का तो होता ही होता था नॉलेज, उसके साथ ही साथ अपने उपाध्याय जो भी उसके अंडर में होते थे यानी टीचर्स, उनको भी उसे मैनेज करना होता था, राइट। यानी आचार्य होता था, इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती थी, टीचर्स प्लस स्टूडेंट इन दोनों को ही डिसिप्लिन में रखना, इन दोनों को ही आचरण और व्यवहार सिखाना और उनको उनके बारे में समय समय पर दिशा निर्देश देते हुए चलना, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहां पर शिक्षक की अवधारणा थी। तो यहां पर शिक्षक का स्थान बहुत ही प्रमुख रखा गया है और जिसके अंतर्गत मैंने आपको आचार्य उपाध्याय का कंसेप्ट बता दिया, साथ ही साथ इनकी एलिजिबिलिटी बता दी और इनके कार्य बता दिए, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, दैट इज शिक्षार्थी यानी कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पर हमें कंसेप्शन ऑफ स्टूडेंट यानी शिक्षार्थी की अवधारणा समझने के लिए कुछ एक बातों को समझना जरूरी है। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहली चीज बौद्ध धर्म की बड़ी अच्छी सी थी कि इनका ये कहना था कि जो भी एजुकेशन है, राइट, यानी शिक्षा है, ये सभी को मिलनी चाहिए, एजुकेशन टू ऑल, राइट। इनका ये बिल्कुल नहीं कहना था कि किसी पर्टिकुलर जाति संप्रदाय या धर्म के आधार पर वो शिक्षा दे, ठीक है। किसी भी जात का ऊंच या नीच जैसी भी जात है, सबको शिक्षा का अधिकार है और सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब उनके क्राइटेरियाज अलग अलग थे, तो उन क्राइटेरियाज की यहां पर बात नहीं है, फिलहाल बात हो रही है शिक्षार्थी की।
तो जिस तरीके से इन्होंने एजुकेशन टू ऑल का कंसेप्ट रखा, इन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को उसकी रुचि के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। ठीक, यानी कि हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट मैथ्स में हो तो जरूरी नहीं है ना भाई, किसी का हिंदी में हो सकता है, किसी का इंग्लिश में हो सकता है, किसी का कॉमर्स में हो सकता है। तो एग्जैक्टली इन्होंने कहा कि हर स्टूडेंट यानी हर विद्यार्थी की अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं और उनके स्किल्स हैं। ठीक, किसी भी विद्यार्थी को किसी भी अन्य विद्यार्थी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर बच्चा अपनी अपनी जगहों पर बहुत यूनिक है। ठीक, तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि समान योग्यताएं हों दूसरों के जैसे। ठीक है ना, तो जो जिस हिसाब से है, जिसका जैसा स्तर है, उसको वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक, और चूंकि ये कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, इसलिए इनका वही मानना है कि जैसे पूर्व जन्म में जिस भी इंसान के जो रहे हैं कर्म, उसी के आधार पे उसको ये जन्म मिला है। राइट, अब उसके पास बुद्धि बहुत है या बिल्कुल नहीं है या कम बुद्धि है, व्हाटएवर जो भी है, और जो वो आज अपना बना रहा है, यानी आज जैसे कर्म कर रहा है, इन्हीं कर्मों के आधार पे उसका भविष्य तय किया जाएगा। राइट, तो कहने का सेंस ये है कि यहां पर जो इन्होंने एक शिक्षार्थी का कंसेप्ट दिया, वो शिक्षार्थी का कंसेप्ट इन्होंने इसी आधार पर रखा कि जो भी विद्यार्थी के अंदर आज के समय में यानी वर्तमान में जो स्किल्स मौजूद हैं, जिस स्तर का वो विद्यार्थी है, उसको वैसी शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर जब शिक्षार्थी की शिक्षा प्रारंभ होती है तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है, जो सबसे पहला संस्कार होता है वो होता है प्रवज्या संस्कार। इसको कहीं कहीं पर हो सकता है आप प्रबब्जा भी लिखा हुआ देखें या पाएं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रवज्या, प्रबब्जा, ये जो भी है, ये एक ही संस्कार की बात हो रही है। ये संस्कार क्या होता था, यहां से इनकी शिक्षा प्रारंभ होती थी। इस संस्कार का बेसिक मतलब ये होता था, जो भी स्टूडेंट है, राइट, जो भी विद्यार्थी है जो शिक्षा प्रारंभ करना चाहता है बौद्ध धर्म में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड टू शेव हिज हेड, राइट, और ही हैज टू शेव हिज हेड, राइट, यानी मुंडन संस्कार। ठीक है ना, उसको अपने सिर को मुंडन कराना होता था, राइट, अपने बाल हटाने होते थे। सबसे पहला जो उसका एंट्री होती थी वो प्रवज्या संस्कार के ही आधार पे होती थी। ठीक बात है ना, ये चीज क्लियर हो रही है। उसके बाद जैसे ही वो उसका एंट्री वहां पर हो गया, उसका एडमिशन हो गया, देन आफ्टर उसको जो भी वहां के उनके गुरु होते थे वो 3 प्रतिज्ञाएं करवाते थे। वो 3 प्रतिज्ञाएं क्या हैं वो देख लेते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, याद आ रहा है ना। सेकेंड वन, संघम शरणम गच्छामि, एंड द लास्ट वन दैट इज धम्मम शरणम गच्छामि। राइट, ये चीज क्लियर हो रही है। यानी जैसे ही वो प्रवज्या संस्कार होता है बच्चे का, उसका सिर मुंडन किया जाता है, देन आफ्टर उसको 3 प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जा रहा हूं। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जा रहा हूं। ये 3 प्रतिज्ञाएं कराई जाती थी। राइट, इन प्रतिज्ञाओं को करने के बाद, या हम कह सकते हैं प्रवज्या संस्कार या प्रवज्या संस्कार करने के बाद जो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी ये ग्रहण कर लेते थे, वो कहलाते थे श्रामणेर। ठीक है, या इसको कहीं कहीं पर हो सकता है आपको ये नाम मिल जाए सामनेर, दोनों वही चीजें हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यानी जैसे ही वो प्रवज्या संस्कार या प्रवज्या संस्कार पूरा होता है शिक्षार्थी का, तो वो क्या कहलाता है, श्रामणेर या सामनेर। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हो गया इनका शुरुआती, कि जैसे शुरुआत करनी है। अब उसके बाद शिक्षार्थी को 10 आदेश दिए जाते थे। वो 10 आदेशों का हर शिक्षार्थी को पालन करना बहुत आवश्यक होता था। वो 10 आदेश क्या है, उसके लिए मैं थोड़ी सी स्पेस कर लेता हूं, तब मैं आपको बेहतर बता पाऊंगा। तो दोस्तों यहां पर वो 10 आदेश आपके सामने मैंने लिख रखे हैं। पहला हो गया अहिंसा पालन, यानी किसी भी प्रकार से जीव से हिंसा नहीं करनी है किसी कीमत पे, इसीलिए बोला गया कि करुणा और दया का भाव उनको रखना चाहिए। दूसरा हो गया मूल्यवान वस्तुओं का दान न लेना, यानी किसी भी प्रकार की मूल्यवान वस्तु यानी सोना चांदी आदि का दान इनको नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर सब भिक्षु भिक्षुड़ियां ही होते थे। राइट, तो जब आप भिक्षा मांगने जाते हो तो आपको वहां किसी भी प्रकार की मूल्यवान वस्तु का दान नहीं लेना है। ठीक है ना। थर्ड आ जाता है दैट इज झूठ ना बोलना। फोर्थ आ जाता है नशे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। पांचवा आ जाता है असमय भोजन बिल्कुल नहीं करना है। राइट, छठा आ जाता है किसी की निंदा आपको नहीं करनी है। सातवां आ जाता है मनोरंजन से, आपको नाच गाने से आपको दूर रहना है। अगला आ जाता है श्रृंगारिक वस्तुओं से आपको दूर रहना है, यानी जो भी चीजें भोग विलासता वाली हैं उनसे आपको दूर रहना है, आपको स्त्रियों से दूर रहना है। ठीक है ना, ये सारी बेसिकली श्रृंगारिक वस्तुओं में आ गया। नेक्स्ट आ गया बुरे आचरण से आपको दूर रहना है, और अगला आ गया आपको चोरी नहीं करना है, यानी आपको किसी भी दूसरे की वस्तु का हरण या उनकी चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एजुकेशन है उसमें शिक्षार्थियों के लिए ये कुछ एक आदेश जो आपके सामने मैंने बताया, और इससे ठीक पहले जो उसकी
जो प्रतिज्ञाएं थी, यानी जो प्रवज्या संस्कार था, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूं इतनी चीजें आप लोग की क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी की बात कर चुके हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा दैट इज विद्यालय यानी स्कूल की यहां पर अवधारणा क्या थी, कंसेप्ट क्या था, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जब हम यहां पर बात करते हैं विद्यालय की यानी स्कूल के कंसेप्शन की, तो यहां पर यह चीज जाननी जरूरी कि जो बौद्ध धर्म में शिक्षा होती थी, ये बेसिकली जो बौद्ध मठ होते थे, राइट, या विहार होते थे, बिहार नहीं है, ये विहार है, ठीक है, विहार होते थे जिनको हम बेसिकली बौद्ध मॉनेस्ट्रीज बोलते हैं, वहां पर यहाँ पर शिक्षा प्रबंधन हुआ करता था। और धीमे धीमे होते होते यही सब जो बौद्ध विहार होते थे ना, होते होते इसमें बहुत सारे कालांतर में विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गए, जिसमें से कुछ विश्वविद्यालयों के नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, जैसे आ गए नालंदा, ठीक है, आ गया तक्षशिला, विक्रमशिला, राइट, वल्लभी, मिथिला, ओदंतपुरी और जगद्दला। ठीक बात है ना दोस्तों। ये कुछ एक विश्वविद्यालय हुए हैं जो बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। हालांकि वर्तमान में अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित किया गया है और इसमें कुछ विषयों की शिक्षा भी शुरुआत हो चुकी है कहाँ पर ये है बिहार में, पटना में, राइट। तक्षशिला की बात करें तो ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। विक्रमशिला की अगर हम बात करें तो ये बिहार के भागलपुर में है। वल्लभी की बात करें तो ये गुजरात में है। मिथिला की हम बात करें तो ये बिहार के, जब इसको ये मगध कहा जाता था, वहां पर है, ठीक है। उदनपुरी की बात करें तो ये भी बिहार में मौजूद है। और जब जगद्दला की बात आती है तो ये बेसिकली बंगाल में है, ठीक है ना। अब इनके बारे में बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, अगर आप जानना भी चाहते हैं तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूं कि ये जो बौद्ध मठ या विहार थे, कालांतर में धीमे धीमे विश्वविद्यालयों में कन्वर्ट हुए और उनमें से कुछ विश्वविद्यालय हैं। वर्तमान में नालंदा को फिर से एक्टिव किया गया है और यहां पर कुछ सब्जेक्ट्स की शिक्षा शुरुआत भी हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली है क्या, जो यहां पर बौद्ध धर्म में जो भी शिक्षा व्यवस्था होती थी उसको मैनेज कौन करता था, उसको मैनेज करता था संघ, ठीक है ना। ये संघ ही यहां पर शिक्षक और शिक्षार्थियों से संबंधित जो भी खर्चे होते थे उनको भी वहन करता था। ठीक बात है, इतनी चीजों में कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों एक चीज मैं मेंशन करना थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया, लेकिन अभी मैं मेंशन किए देता हूं। जब बौद्ध धर्म में एजुकेशन की बात आती है ना, तो चूंकि यहां पर एजुकेशन टू ऑल का कंसेप्ट था, लेकिन एक कैटेगरी ऐसी थी जिसको एजुकेशन प्रतिबंधित थी, जिनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी। वो कैटेगरी क्या थी, उस कैटेगरी को जरूर ध्यान दे दीजिए, दैट इज चांडाल। ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी इंपॉर्टेंट है, राइट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि ये डायरेक्टली कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में वो कौन सा पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है, पर्टिकुलर वो ग्रुप है जिसको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, यानी जिनके लिए एजुकेशन बैन थी। वो कौन थे, वो थे चांडाल, ठीक है ना। इनके लिए एजुकेशन की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं थी, स्ट्रिक्टली ये बैन थे, राइट। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये आप लोग को अभी विद्यालय का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, चांडाल वाला भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट दैट इज अनुशासन यानी डिसिप्लिन। अब दोस्तों जब यहां पर हम बात करते हैं अनुशासन की यानी डिसिप्लिन की, तो दोस्तों डिसिप्लिन के लिए आपको जानना जरूरी है, बौद्ध धर्म में अनुशासन को बहुत ही प्रमुख स्थान दिया गया है, राइट। यहां पर अनुशासन का मतलब क्या होता था, चाहे यहां होते थे शिक्षक या होते थे शिक्षार्थी, यानी टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज कि यहां पर जो पंचशील होते थे उनका पालन सबसे कंपलसरी था, राइट। पंचशील में कौन कौन सी चीजें आ गई, पहली चीज सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा स्तेय, चौथा व्यभिचार, ठीक है। और जब पांचवें की बात करें, मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, पंचशील का पालन करना बहुत जरूरी था। क्या, सत्य बोलना है, अहिंसावादी हमेशा रहना है, हिंसा भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी जीव के लिए, राइट। अस्तेय यानी चोरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चोरी का गुण। और नेक्स्ट हो गया व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब भी वही हो गया कि किसी दूसरी स्त्री के लिए, पर नारी के लिए आपके अंदर कोई भी गलत भावना या विचार नहीं होने चाहिए। अगली बात आ जाती है दैट इज मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन से आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिकली अनुशासन में इसकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी, जो इन्होंने बोला, चाहे शिक्षक हो या शिक्षार्थी हो, पंचशीलों का पालन आपको करना ही पड़ेगा, राइट।
और यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही अपने अपने कार्यों का खुद से निरीक्षण करते थे और उन निरीक्षण के आधार पे खुद के लिए अनुशासन को निर्धारित करते थे। इस तरीके से उनके अंदर एक जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है ना, उसका भी स्किल डेवलप हुआ, उसकी भी भावना उनके अंदर जागृत हुई। तो ये बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट था अनुशासन का, राइट, यानी डिसिप्लिन का। अब आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। मूल्यांकन को भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ जब बात करी जा रही है इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन के लिए हम लोग को मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों की बात करनी है ना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ मेरिट्स को। मेरिट्स क्या क्या थी? तो अगर हम सबसे पहली बात करें तो ये जो धर्म था, ये बहुत ही, धर्म कह लें या इसका जो दर्शन था, बहुत ही व्यवहारिक था। यानी व्यवहारिक कैसे? आपको मैंने यहाँ पर बताया था शुरुआत में ही कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया है ना। ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत इनका देने का क्या कारण था? बिकॉज उससे पहले जब अन्य धर्मों में या जैसे जैन धर्म या वेदांत दर्शन की हम लोगों ने बात करी थी, तो वहां पर क्या होता था, बहुत ही कठोरतम होती थी सारी चीजें, अनुशासन है या कठोरता से उनका पालन करना है, व्हाटएवर, राइट। इनका ये कहना था कि किसी भी चीज की अति आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज का एक व्यवहारिक पक्ष होना चाहिए जो हर किसी के लिए इजी टू गेट हो, इजी टू डू हो, राइट, यानी उसको समझ में भी आसानी से आ जाए और उसको वो कर भी आसानी से सके, ठीक है। तो इस वजह से इनका ये कहना था जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, इसकी वजह से ये दर्शन काफी व्यवहारिक हो गया, राइट। तो सबसे अच्छी चीज ये हो गई कि व्यवहारिक होने के साथ साथ ये थोड़ा प्रासंगिक भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो सेकेंड पॉइंट हो गया इसका निर्वाण प्राप्ति, ठीक है ना। तो दोस्तों बिल्कुल ये भी इसकी एक मेरिट ही हम कहेंगे, बिकॉज इनका ये कहना था कि संसार पूरा दुखों का जंजाल है, उससे अगर आपको उन दुखों की श्रृंखला से कटना है, उससे दूर होना है, तो आपको निर्वाण के मार्ग पे चलना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया और निर्वाण प्राप्ति के लिए जो बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन हो सकती है वो इन्होंने यहाँ पर उसकी व्यवस्था करी, ठीक है। तो यहाँ पर ये निर्वाण प्राप्ति भी इसकी एक मेरिट है, राइट। यानी आप जब सारे सांसारिक दुखों से दूर हो जाते हैं तो आप संपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करते हैं निर्वाण के द्वारा, ठीक है ना। सो ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज, अगर हम यहां पर बात करें तो यहां शिक्षा व्यवस्था जो थी वो काफी व्यापक थी, ठीक है ना। बहुत ही इसका ब्रॉड सिलेबस था, राइट। यानी शिक्षा व्यवस्था काफी व्यापक कैसे थी? यहां पर इन्होंने परमार्थिक और लौकिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं की व्यवस्था करी, ठीक है। परमार्थिक का मतलब जो निर्वाण प्राप्ति के लिए एक शिक्षा थी, और लौकिक मतलब जो इस लोक से, संसार से जुड़ी हुई शिक्षा थी। इन दोनों की प्रॉपर इन्होंने बात करी। जो व्यक्ति चाहता है परमार्थिक शिक्षा लेना, उसके लिए उसकी व्यवस्था थी। जो व्यक्ति चाहता है लौकिक शिक्षा लेना, उसके लिए उसकी व्यवस्था थी। तो इस वजह से ये भी इनका एक बहुत ही प्लस पॉइंट यानी एक मेरिट थी कि इनकी जो शिक्षा प्रणाली थी वो काफी व्यापक थी, ठीक है ना। अगले की अगर हम बात कर लें तो ये सर्वांगीण विकास पर जोर देते थे, ठीक है ना। यानी ये जो बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो ये सर्वांगीण विकास पर जोर देता था, उस पर बल देता था, ठीक है ना। इनका यह कहना है कि एक कोई भी व्यक्ति है तो उसका नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक और मानसिक हर प्रकार से विकास होना जरूरी है। उस प्रकार से इनको शिक्षा यहां पर दी जाती थी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी इसकी एक मेरिट हो सकती है इसके इवैल्यूएशन में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहां पर शिक्षण विधियों का। तो दोस्तों नो डाउट यहां पर जो इनके टीचिंग मेथड्स थे वो भी काफी इफेक्टिव थे, ठीक है ना। भाई हम लोगों ने देखा ना कौन कौन से हो गए, जैसे स्वाध्याय विधि हो गई, राइट, चिंतन मनन हो गया, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ अगर व्याख्या या व्याख्यान विधि की, प्रश्नोत्तर विधि की बात करें, चर्चा विधि की बात करें, तो ये सारी विधियां भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी और इसके जरिए एक स्टूडेंट बहुत ही कुशल बनता था बहुत ही कम समय में। भाई जब वो अपने एंड से सारे प्रयास करवा रहे हैं स्टूडेंट्स के जरिए, तो स्टूडेंट का दिमाग का जो विकास है, उनके जो इंटेलेक्ट का विकास है, वो भी तो उतना ही तीव्र होगा, राइट, उतना ही क्विक होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टीचिंग मेथड्स थे बहुत ही प्रैक्टिकल थे और बहुत ही इफेक्टिव थे, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब दोस्तों इन्हीं सारी चीजों के साथ लगे हाथ अगर बात करें, हम लोगों ने जैसे विद्यालयों में देखा तो बौद्ध दर्शन का एक बहुत बड़ा एक जो मेरिट है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है अपनी इंडियन सोसाइटी में, वो ये भी है कि बौद्ध धर्म का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय था, दैट इज तक्षशिला, ठीक है ना, जो आज की डेट में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, वो इनका सबसे पहला विश्वविद्यालय था जिसने भारत को, जो भारत की इस समय आधुनिक जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको एक रूप देने का काम किया। तो दैट इज वाई यहां पर ये जो बौद्ध धर्म है यानी बौद्ध दर्शन है, इसकी शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये मेरिट्स आप लोग को क्लियर हुई होंगी, इनसे आप कनेक्ट कर पा रहे होगे।
राइट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ डीमेरिट्स की भी बात करेंगे। यस डेफिनेटली, बिकॉज जब हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो डीमेरिट्स हैं उनको भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग कुछ एक इसकी डीमेरिट्स। वो डीमेरिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये एक नास्तिक दर्शन है। ठीक बात है ना, जैन दर्शन की तरह एकदम ये एक नास्तिक दर्शन है, इनका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, राइट। तो इसलिए ये नास्तिक होना भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको माना जाता है, इसकी एक डीमेरिट। दूसरे की अगर हम बात करें तो ये एक निराशावादी दर्शन भी है। ठीक है, ये कैसे है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। बहुत सारे इसके जो आलोचक हुए हैं उन्होंने इसको निराशावादी दर्शन भी बताया है। उसका रीज़न ये है कि जब आप शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म की, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है, ये सारा का सारा संसार दुखों का जंजाल है, बताया था ना। यानी हर चीज में दुख है, चाहे वो कुछ भी हो, भले ही हम और आप खुश भी हैं तो उसमें भी एक दुख है। तो जब हर चीज के पीछे दुख ही दुख है तो कोई इंसान इस संसार में क्यों आना चाहेगा, या वो इस संसार में क्यों सरवाइव करना चाहेगा। भाई ये जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति कर ले या मोक्ष प्राप्ति करने योग्य हो, ठीक है ना। हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना हो। तो अगर आप इस तरीके से बता दोगे कि नहीं संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, सुख नाम की कोई चीज नहीं है, तो इंसान कहां से वो मोटिवेशन लेके आएगा, कैसे वो उन चीजों को बेहतर बना पाएगा अपने लिए या अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए। समझ पा रहे हो आप। तो इस तरीके से यहां पर उन आलोचकों ने इस बौद्ध धर्म को या बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन भी बताया है। ठीक है। तीसरी अगर हम यहां बात कर लें तो यहां पर स्त्रियों के लिए उचित शिक्षा प्रणाली नहीं थी। दोस्तों जब मैंने आपको बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, मैंने वहां पर आपको बौद्ध धर्म के 3 पिटकों के बारे में बताया था। तो सबसे पहले मैंने विनय पिटक में आपको क्या बताया था, वहां पर बौद्ध धर्म में जो भिक्षु भिक्षुणियां होते थे उनके लिए प्रॉपर उनके जो दैनिक नियम कायदे कानून होते थे उनकी व्यवस्था की गई थी ना, राइट। यानी उस समय भिक्षु भिक्षुणी होते थे। तो पहला तो वहां पर एक इनके साथ जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वहां पर अगर कोई एक 10 साल 12 साल का कोई एक भिक्षु है और उसके सामने एक 40-50 साल की कोई भिक्षुणी है, तो उसमें उस बालक को यानी उस पुरुष को वो सर्वोच्च मानते थे। ठीक है ना। यानी वो जो 40-50 साल की जो भिक्षुणी है उसको उस 10-12-15 साल के भिक्षु के आगे सिर झुकाना पड़ता था। ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज क्या हुई, जब इन्हीं भिक्षु भिक्षुणियों के लिए वहां पर जो भी मॉनेस्ट्रीज थे यानी जो भी मठ या विहार होते थे, तो वहां पर रहते रहते चूंकि वहां पर भिक्षु भिक्षुणी सब रहते थे, धीमे 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 समय के साथ चलते वहां पर काफी कुसंगतियां डेवलप होने लगी, गलत हरकतें गलत चीजें होने लगी, जिनके चलते जब बौद्ध गुरुओं ने चीजों को ऑब्जर्व किया तब उन्होंने देखा कि नहीं यहाँ स्त्रियों को रखने से तो सारी चीजें गलत हो रही हैं इस समय। तो उन्होंने वहां से स्त्रियों को इमीडिएट अलग कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया। फिर वहां पर उन्होंने एजुकेशन के लिए यानी शिक्षा के लिए केवल पुरुषों की ही एंट्री रखी, महिलाओं को बिल्कुल बैन कर दिया गया कि स्त्रियों को अब यहां नहीं रखा जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली इसके पीछे एक रीजन था जिसकी वजह से यहां पर स्त्रियों की जो शिक्षा प्रणाली थी वो बिल्कुल भी उचित नहीं थी, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है ना। इस चक्कर से स्त्रियों को अलग कर दिया गया, राइट। तो तीसरा पॉइंट ये हो जाता है स्त्रियों की शिक्षा उचित नहीं थी। चौथा जो इसका पॉइंट था वो पॉइंट हम कह सकते हैं अति धर्मवाद। ठीक है ना। अति धर्मवाद क्या हुआ इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिससे आप लोग आसानी से कनेक्ट कर सको। यानी धर्म को सबसे ऊपर और सब कुछ मान लेना। अब जैसे इनके धर्म में क्या था, करुणा और दया का भाव आपको परमानेंट अपने अंदर रखना ही रखना है, वो कंपलसरी है। हिंसा भाव आपके अंदर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो इससे हुआ क्या, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे, ठीक है ना, उनके अंदर ऐसा वो अहिंसा का भाव इतना ज्यादा डेवलप कर देते थे, वो लोग इतना कूट कूट के भर देते थे कि उनके अंदर हिंसा नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो जो भी बाहरी ताकतें हैं, राइट, अगर वो कभी उनके ऊपर आक्रमणकारी हैं तो उनके पास उनसे बचने का कोई भी जरिया नहीं होता था, बिकॉज उनको वो चीजें सिखाई ही नहीं गई, राइट। तो वहां पे एक देखा जाए तो ये भी एक अतिवाद है, राइट। जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, किसी भी चीज की अति होना अच्छी चीज नहीं है। तो बस यहां पर ये जो अति धर्मवाद हो गया ना कि आपने अहिंसा की अति कर दी, तो वो अहिंसा की अति भी एक स्तर पे आके गलत हो जाती है, खराब हो जाती है। तो बस इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि अति धर्मवाद भी नहीं होना चाहिए, राइट। जिससे कम से कम आप अपनी रक्षा तो कर सके, आप अपनी रक्षा संबंधी नीतियों में तो कुशल हो, इतना तो आप कुछ कर सके ना अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन की जो भी मेरिट्स या डिमेरिट्स थी उनको इवैल्यूएशन के अंतर्गत देखा। अब बाकी हम लोग ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर अप कर चुके हैं। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर वाकई में चीज़ें समझ में आ रही है ना यार, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग अपने फीडबैक्स जरूर शेयर किया करिए। अपने एंड से मैं बेस्ट पॉसिबल कोशिश करता हूँ आपके लिए चीज़ों को बेहतरीन बनाने की।
आपका बस थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज सपोर्ट करिए मुझे भी और इस चैनल को भी, राइट। तो मैक्सिमम इस चैनल को शेयर करिए अपने कॉन्टैक्ट्स में। अपनी पढ़ाई, अपने रिवीजन को जरूर करते रहिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।